हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों को अच्छी से चल रही होगी। इधर जो है सो बीपीएससी टीआरई के बारे में अगर देखा जाए तो काफ़ी दुख भरी कहानी है ना। सबसे पहला का जो मुद्दा जो है से इसको सबसे पहला पीटी और मेंस से एक ही पीटी ही लेना चाहिए था, मेंस नहीं लेना चाहिए था। और दूसरा जो है से इसमें नेगेटिव मार्किंग जो लगा है ना, इसको भी हटाना चाहिए, है ना। हटाना चाहिए, 100% हटाना होगा ही, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी और बहुत बड़ा आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। ये बात सही है। और नहीं तो शिक्षा मंत्री को और नहीं तो मुख्यमंत्री को भाई इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखिए कितना कष्ट से 2 साल से लड़का जो है सो 2 साल 2.5 साल से मैंने लाठी खाका का मैंने नोटिफिकेशन जारी कराया। जो प्रिपरेशन कर रहा है उसे अलग ही सिलेबस दे दिया है। पूरा बीपीएससी की अगर देखा जाए जो सिविल सर्विस का होता है पूरा सिलेबस जो है से टीआरई फ्री में जो है से पूरा दे दिया है। अब बताइए, या तो सिविल सर्विस वाला इसको पेमेंट दे, जब टीआरई जो भी माने पास करेगा उसको सिविल सर्विस वाला वेतन दे। वेतन भी नहीं बढ़ा रहा है, ना कोई लेवल है। और उसके बाद भी बीपीएससी में तो पीरी और मेंस में उसमें लिखना पड़ता है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी दे दिया है। बताइए कहाँ का माने न्याय है। तो सरासर अन्याय है, इस बात को ध्यान रखेंगे और शिक्षा मंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, है ना। और टीआरई 4 और बीपीएससी को जो अभी तक का क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने वाला है, टोटल जो है से एनसीईआरटी और एससीईआरटी का 500 क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आए हैं। वीडियो को सभी आदमी लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्त मुहिम में भी शेयर कीजिएगा और जितने आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ठीक, चलते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, याद करेंगे, ठीक है। और एकदम लगातार चलेंगे क्योंकि 500 क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 500 क्वेश्चन है तो 500 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्लासी का युद्ध जो हुआ था किस वर्ष हुआ था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757। एकदम क्विक चलेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखेंगे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है से कौन कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, इस बात को ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था वह सिराजी दौला था। कौन था, सिराजी दौला। और कहीं कहीं अगर कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, सिराजी दौला था। उसके बाद सिराजी दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कब किया था। सिराजी दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कब किया था, तो यह किया था 1756 में। कब किया था, 1756 में, याद रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्लासी के युद्ध में सिराजी दौला की पराजय का मुख्य कारण क्या था। तो सिराजी दौला का जो मुख्य कारण था वह मीर जाफर का विश्वासघात था। मीर जाफर का क्या था, विश्वासघात था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था। तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था, यह जो बनाया गया था मीर जाफर को बनाया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन था। तो मीर जाफर के बाद बंगाल का जो नवाब हुआ वह हुआ मीर कासिम। कौन हुआ, मीर कासिम, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ठीक है ना। मीर कासिम ने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था। तो यह जो स्थानांतरित किया था वह मुंगेर किया था। कहाँ किया था, मुंगेर, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या कहता है, मीर कासिम ने अंग्रेजों के संघर्ष यानी कि मुख्यतः किसके मुद्दे पर किया था, माने किसके संघर्ष पे किया था। तो याद रखेंगे यह जो किया था, है ना, व्यापारियों के विशेष अधिकार के लिए, व्यापारियों के क्या विशेष अधिकार के लिए किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। याद रखेंगे जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। ठीक, एक एक पॉइंट को याद कर चलेंगे सभी फैक्ट, ठीक, क्योंकि आप लोगों के लिए 500 क्वेश्चन का सीरीज है, इस बात को ध्यान रखेंगे और लास्ट तक देखिएगा, है ना। बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोगों को और आप लोगों के लिए लगातार सीरीज लेकर आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे और टॉपिक वाइज सीरीज लेकर आएंगे, है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, है ना।
बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के इधर से नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे यह जो था हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, हेक्टर मुनरो। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? तो यह मीर जाफर जो था शामिल नहीं था, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब क्या कहता है? बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवान किस संधि के माध्यम से मिला लिया गया था? तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी किस संधि के दौरान यानी कि मिला लिया गया था? या इलाहाबाद की संधि के साथ क्या किया गया था? इसको मिला लिया गया था, है ना, याद रखेंगे, इलाहाबाद की संधि। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि कब हुआ था? 2 संधि हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यह जो हुआ था इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में हुआ था, ठीक है, 1765। उसके बाद आगे चलेंगे। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी किसने माने किसे नियुक्त किया गया था? जो ये जो किया गया था वह शाह आलम द्वितीय को किया गया था। किसको किया गया था? शाह आलम द्वितीय को किया गया था। एक एक पॉइंट आप लोग लिखे चलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। क्या कहता है? बंगाल में द्वैत शासन किसने प्रारंभ किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन जो प्रारंभ किया था वह रॉबर्ट क्लाइव किया था। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। याद रखेंगे कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव किया था, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुआ था? तो बंगाल में द्वैत शासन की जो शुरुआत हुआ था वह 1765 में हुआ था, 1765 में हुआ था। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया था? तो बंगाल में जो है से द्वैत शासन जो समाप्त करने वाला जो व्यक्ति है वह कौन था? तो वारेन हास्टिंग है। कौन है? वारेन हास्टिंग, याद रखेंगे। उसके बाद कहता है बंगाल में द्वैत शासन कब समाप्त हुआ था? माने डेट पूछ रहा है, बंगाल में द्वैत शासन कब समाप्त हुआ था? तो यह जो हुआ था 1972 में हुआ था, 1972 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? सुनिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलाने को सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो याद रखेंगे इसका जो महत्वपूर्ण परिणाम जो था वह कंपनी को राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, कंपनी को राजस्व प्राप्त करने का क्या मिला था? अधिकार मिला था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ था? तो 1773 में, 1773 में, याद रखेंगे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। उसके बाद अगला है क्वेश्चन क्या? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका यह होगा कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना। कंपनी के प्रशासन को क्या करना? नियंत्रित करना। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? यह जो बनाया गया था यह वारेन हास्टिंग को बनाया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना किया गया था वह 1774 में किया गया था, 1774, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कलकत्ता के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा एम्फे थे। कौन थे? एलिजा एम्फे, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया एक्ट पारित कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया एक्ट जो पारित हुआ था वह जो हुआ था आपका 1784 में, 1784 में, 1784, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा किस संस्था की स्थापना किया गया था? ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा किस संस्था की स्थापना किया गया था? यह किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जो ऑप्शन नंबर ए है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ईस्ट इंडिया एक्ट के बाद भारत में वास्तविक सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास बढ़ गया था? तो ये जो बढ़ गया था आपका वह ब्रिटिश सरकार के पास चला गया था। किसके साथ? ब्रिटिश सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या कहता है? वारेन हास्टिंग भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो वारेन हास्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल जो बनाया गया था वह 1773 में बनाया गया था, 1773, जो ऑप्शन नंबर सी, 1773। वारेन हास्टिंग ने बंगाल में किस व्यवस्था को समाप्त किया था? वारेन हास्टिंग ने बंगाल में किस व्यवस्था को समाप्त किया था? तो यह जो समाप्त किया था वह द्वैत शासन को क्या किया था? समाप्त किया था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक को ज़रूर कीजिएगा, दोस्त महिमों में शेयर कर दीजिएगा, है ना।
TRE 4 के लिए और BPSC के लिए एकदम रामबाण आप लोगों के लिए होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो है से अगर देखा जाए GK GS का ही वेटेज है प्री में। कहता है वारेन हास्टिंग के समय राजस्व वसूली के लिए किस व्यवस्था को अपनाया गया था। वारेन हास्टिंग के समय राजस्व वसूली के लिए किस व्यवस्था को अपनाया गया था। यह जो अपनाया गया था पंचवर्षीय बंदोबस्त अपनाया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। वारेन हास्टिंग के समय जो है से कलकत्ता में मदरसा किसने स्थापित किया था। मदरसा कॉलेज की स्थापना जो किया था वारेन हास्टिंग के समय में, वह कौन किया था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो वारेन हास्टिंग ही किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी के समय में किया गया था कलकत्ता में मदरसा कॉलेज की स्थापना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो यह विलियम जोन्स किया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, विलियम जोन्स, है ना। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था। तो यह जो किया गया था याद रखेंगे 1784 ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। कहता है भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली बार किस क्षेत्र में द्वैत शासन की व्यवस्था किया गया था। तब पहली बार जो है द्वैत शासन की जो व्यवस्था किया गया था वह बंगाल में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन कहता है सुनिएगा 1770 का बंगाल अकाल किसके शासन काल में पड़ा था। 1970 का बंगाल अकाल किसके समय में पड़ा था। माने आदमी का नाम पूछ रहा है, तो वारेन हास्टिंग के समय में याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, वारेन हास्टिंग के समय। उसके बाद नंद कुमार प्रकरण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। नंद कुमार याद रखेंगे, कौन कुमार, नंद कुमार। तो याद रखेंगे वारेन हास्टिंग के समय में, वारेन हास्टिंग के समय में। उसके बाद कहता है नंद कुमार को किस अपराध में फांसी की सज़ा दिया गया था। तो इसको जो दिया गया था जालसाजी के रूप में दिया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे, जालसाजी के रूप में, जो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी। उसके बाद प्रथम बंगाल मराठा युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था। तो ये हुआ था, प्रथम जो हुआ था 1775 से 1782, याद रखेंगे 1775 से 1782। उसके बाद पहला क्वेश्चन, अगला 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्रथम बंगाल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था। यह जो संधि जो हुआ था यह सालाबाई के संधि हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। कौन सा संधि, सालाबाई के संधि। सब जो है से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो है से अगर देखा जाए तो आपके लिए VVI होगा, रामबाण काम करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। जब एग्जाम दिखाइएगा तो एक बार ज़रूर याद कीजिएगा हमको। चलिए आगे क्या कहता है सालाबाई की संधि कब हुआ था। याद रखेंगे सालाबाई की संधि जो हुआ था वह कब हुआ था। तो यह जो हुआ था 1782 में हुआ था, 1782 में। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। प्रथम बंगाल मराठा युद्ध के समय मराठों की ओर से प्रमुख भूमिका किसने निभाया था। तो यह जो निभाया था, कौन निभाया था उस समय। तो यह हो जाएगा महादाजी यानी कि सिंधिया, याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, नहीं सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन। प्रथम बंगाल मराठा युद्ध जो है तत्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम बंगाल जो मराठा युद्ध जो हुआ था उसका तत्कालीन कारण पूछ रहा है। तो यह जो था रघुनाथ राव को पेशवा पद को दबा दिया गया था, इसलिए यह प्रथम बंगाल मराठा युद्ध जो है से हुआ था, तत्कालीन कारण था उसी का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बाद प्रथम बंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो 1767 से 69, 1767 से 69, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्रथम बंगाल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था। यह हुआ था मद्रास की संधि से। किससे हुआ था, मद्रास की संधि से। हैदर अली किस राज्य का शासक था। माने हैदर अली जो था किस राज्य का शासक था। तो यह जो था मैसूर के शासक था। कहाँ के था, मैसूर के शासक था। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कहता है हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी। तो यह हुआ था 1782 में, 1782 में हुआ था हैदर अली की मृत्यु। हैदर अली के बाद मैसूर का शासक कौन बना। तो हैदर अली के बाद जो है से इसका बेटवा था कौन, टीपू सुल्तान, वह जो है से मैसूर का शासक बना, टीपू सुल्तान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है द्वितीय बंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था।
तो यह जो हुआ था आपका याद रखेंगे 1780 से 84, 1780 से क्या 84, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था, याद रखेंगे सालाबाई की संधि। कौन हुआ, सालाबाई की संधि। 51 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन, मंगलौर की संधि कब हुई थी, मंगलौर की संधि कब हुई थी। तो यह जो हुआ था 1784 में, 1784 में। उसके बाद कहता मंगलौर की संधि किसके बीच हुआ था, तो मंगलौर की संधि जो हुआ था वह अंग्रेज़ और मैसूर के बीच हुआ था। अंग्रेज़ और किसके बीच, मैसूर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। आगे कहता तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था, तो याद रखेंगे जी यह तीसरा जो हुआ था वह 90 से कब हुआ था, 92, 90 से क्या 92। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था। तो यह जो संधि था वह श्रीरंगपट्टनम संधि, याद रखेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो 1792 में, 1792 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 56 नंबर क्वेश्चन, चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था, चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध जो है से कब हुआ था। तो याद रखेंगे यह जो हुआ था 1799 में। कब हुआ था, 1799 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो गई थी, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 में ही हो गई थी, 1799 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु यह जो हुआ था श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, याद रखेंगे श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर बी। टीपू सुल्तान ने किस यूरोपीय शक्ति से अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता लेने का प्रयास किया था। टीपू सुल्तान ने किस यूरोपीय शक्ति से अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता लेने का जो प्रयास किया था वह किससे लिया था, तो फ्रांस से। किससे लिया था, फ्रांस से, याद रखेंगे किससे, फ्रांस से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैसूर रॉकेटों का यानी कि प्रयोग किसके शासनकाल में उल्लेखनीय रूप से हुआ था। तो याद रखेंगे किसके समय में हुआ था, एक एक क्वेश्चन को याद आप लोग करे चलेंगे, ठीक है ना। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, हैदर अली और टीपू सुल्तान। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल कब बना, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल कब बना, तो 1786, 1786, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 1786, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था, अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह जो किया गया था 1793, 1793। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का अस्थायी भू राजस्व किसने लिया, माने किससे यानी कि लिया जाता था। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का अस्थायी भूमि राजस्व किससे लिया जाता था। तो यह जो लिया जाता था ज़मींदार से लिया जाता था, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अस्थायी बंदोबस्त मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू किया गया था, अस्थायी बंदोबस्त मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू किया गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ भागों में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ भागों में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अस्थायी बंदोबस्त का प्रमुख उद्देश्य क्या था, अस्थायी बंदोबस्त का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो अस्थायी बंदोबस्त का जो प्रमुख उद्देश्य था वह कंपनी के लिए निश्चित राजस्व सुनिश्चित करना, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, कंपनी के लिए निश्चित राजस्व सुनिश्चित करना। कॉर्नवालिस को किस प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। तो इसको जो जाना जाता है पुलिस एवं न्याय सुधार, पुलिस एवं न्याय सुधार के रूप में इसे जाना जाता है। अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड किससे संबंधित है, कॉर्नवालिस कोड किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित है प्रशासनिक एवं न्याय सुधार से, प्रशासनिक एवं न्याय सुधार से। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कॉर्नवालिस के समय कंपनी के सिविल सेवा में किस प्रकार की व्यवस्था को विकसित किया गया था। तो यह जो किया गया था उच्च वेतन और भ्रष्टाचार नियंत्रण, जो ऑप्शन नंबर ए है, उच्च वेतन और भ्रष्टाचार नियंत्रण। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलेंगे, जिला स्तर पर कलेक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है, जिला स्तर पर कलेक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो राजस्व संग्रह, क्या है आपका, राजस्व संग्रह, याद रखेंगे राजस्व संग्रह। उसके बाद आगे चलते हैं,
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस क्षेत्र में भारतीयों को उच्च पदों को से काफ़ी हद तक दूर रखा था? तो कौन सा पद था वह? तो वह जो था उच्च प्रशासनिक सेवा, याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? सर जॉन सॉर का कार्यकाल किस अवधि में हुआ था? सर जॉन सॉर का शासनकाल की अगर बात किया जाए 1793 से 1798, है ना, 1793 से 1798। चौथा अंगाल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? चौथा अंगाल मैसूर युद्ध जो है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो यह हुआ था ब्लेजली के समय में। किसके समय में? लॉर्ड ब्लेजली। किसके समय में? लॉर्ड ब्लेजली। उसके बाद लॉर्ड ब्लेजली भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो यह जो बनाया गया था इसको 1805 में। 1800 कब? नहीं 1798 में, सॉरी 1798 में, है ना। कॉर्नवालिस जो है से क्या हुआ था 1805 में बेचारा कि मर गया था। और इसकी कब्र की अगर बात किया जाए तो गाजीपुर में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। उसके बाद सहायक संधि की नीति का प्रमुख प्रवर्तक कौन था? सहायक संधि का प्रवर्तक की अगर बात किया जाए ब्लेजली था। कौन था? ब्लेजली, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला प्रमुख भारतीय राज्य कौन था? तो याद रखेंगे सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम जो राज्य था वह हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद था। सहायक संधि को के तहत यानी कि भारतीय शासक को क्या करना पड़ता था? तो याद रखेंगे सहायक संधि के तहत जो है भारतीय शासक को क्या करना पड़ता था? तो यह जो करना पड़ता था अंग्रेजी सेना, माने अंग्रेजी सेना रखना और उसका खर्च देना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 77 नंबर, सहायक संधि की नीति का प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य क्या था? सहायक संधि की नीति का प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य क्या था? तो यह जो था भारतीय राज्यों को अंग्रेजी नियंत्रण में लाना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अवध ने सहायक संधि कब स्वीकारा था? अवध ने सहायक संधि कब स्वीकारा था? तो यह 1798 में, 1798 में, याद रखेंगे। उसके बाद कहता है द्वितीय अंगाला मैसूर युद्ध जो हुआ था जो कब हुआ था? तो यह जो आपका हुआ था 1803 से 1805। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? द्वितीय अंगाला में मराठा युद्ध का मुख्य कारण क्या था? यह जो हुआ था वह किस लिए हुआ था? याद रखेंगे। तो यह बेसेन की संधि से, माने कारण जो था बेसेन की संधि था। क्या था? बेसेन की संधि। बेसेन की संधि किस वर्ष हुआ था? तो बेसेन की संधि जो हुआ था यह 1802 में हुआ था। 1802 में हुआ था। उसके बाद चलते हैं बेसेन की संधि। बेसेन की संधि यानी किस मराठा पेशवा ने किया था? बेसेन की संधि किस मराठा पेशवा ने किया था? तो याद रखेंगे बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, बाजीराव द्वितीय। उसके बाद कहता है बेसेन की संधि के बाद अंग्रेजों का संघर्ष मुख्यतः किन मराठा शक्तियों से हुआ था? तो यह जो हुआ था सिंधिया और भोसले, याद रखेंगे, सिंधिया और भोसले। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लॉर्ड ब्लेजली के समय किस यूरोपीय शक्ति को भारत में अंग्रेज़ों से चुनौती मिली थी? तो अंग्रेज़ों से जो चुनौती मिली थी वह किसका था? जैसे फ्रांस, पुर्तगाली, रूस या स्पेन की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए के साथ। ब्लेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब किया था? तो ब्लेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब किया था? तो याद रखेंगे इसका आंसर जो होगा 1800 में। कब किया था? 1800 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 86, पोर्ट विलियम कॉलेज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पोर्ट विलियम कॉलेज का जो था मुख्य उद्देश्य कंपनी के अधिकारों को भारतीय भाषा का परीक्षण देना। जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, कंपनी के अधिकारों को भारतीय भाषाओं का परीक्षण देना। लॉर्ड ब्लेजली के बाद गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड ब्लेजली के बाद गवर्नर जनरल कौन बना? तो यह जो बना था जॉन सॉर वैली बना था, याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द्वितीय अंगाला मराठा युद्ध के समय अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? तो दिल्ली पर जो अधिकार कर लिया था 1803 में। 1803 में, याद रखेंगे।
अब आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजी अधिकार का प्रतीकात्मक यानी कि महत्व क्या था, माने इसका तत्कालीन या महत्व के बारे में पूछ रहा है, से इसका कारण क्या था उस पर अधिकार करने का। तो यह जो था याद रखेंगे, मुगल सम्राट अंग्रेजी संरक्षण में आ गया था। मुगल सम्राट जो है अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ गया था, इसीलिए यह महत्व है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लॉर्ड हास्टिंग्स का कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो कब होगा इसका, तो यह जो होगा 1813 से 1823, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, 1813 से 1823। उसके बाद तृतीय अंगाला मराठा युद्ध की बात अगर किया जाए कब हुआ था, तो 1817 से 18 याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92, तृतीय अंगाला मराठा युद्ध के बाद क्या समाप्त हो गया था, तो याद रखेंगे, पूछ रहा है डेट, जो तृतीय अंगाला मराठा युद्ध हुआ था उसके बाद क्या समाप्त हो गया था, तो यह हो गया था पेशवा पद जो था जो समाप्त हो गया था। अंतिम पेशवा जो बना वह कौन बना, तो अंतिम पेशवा जो बना वह बाजीराव द्वितीय, याद रखेंगे, बाजीराव द्वितीय। उसके बाद कहता मराठा शक्ति के पतन के बाद भारत में अंग्रेज़ों के किस स्थिति में, माने ऐसी स्थिति कैसी थी, तो सर्वोच्च राजनीतिक शक्तियों के रूप में उभर कर आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पिंडारियों का दमन का संबंध किस गवर्नर जनरल से है, पिंडारियों का गमन जो है से किस गवर्नर जनरल से है, तो यह हो जाएगा आपका लॉर्ड हास्टिंग्स से, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। उसके बाद कहता है भारत में कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को पहली बार किस चार्टर एक्ट ने गंभीर रूप से तोड़ा था, तो गंभीर रूप से तोड़ने वाला व्यक्ति जो था वह कब तोड़ा गया था, तो ये 1813 में, याद रखेंगे 1813 में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चार्टर एक्ट 1813 का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, ये जो महत्वपूर्ण परिणाम की अगर बात किया जाए, ईसाई मिशनरियों को भारत में गतिविधियों की अनुमति दे दिया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 97 नंबर क्वेश्चन हो गया, 500 क्वेश्चन का सीरीज है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या कहता है, चार्टर एक्ट 1833 के बाद कंपनी का प्रमुख स्वरूप क्या रह गया था, तो यह जो आपका रह गया था, याद रखेंगे, प्रशासनिक संस्था। क्या रह गया था, प्रशासनिक संस्था। भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो विलियम बैटिंग, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1833 के समय, तब विलियम बैटिंग। कौन था, विलियम बैटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, और इसी पर एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, है ना, और दोस्त महिमों में कम से कम आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखेंगे, विलियम बैटिंग भारत का गवर्नर जनरल कब बना, विलियम बैटिंग जो है सो भारत का गवर्नर जनरल कब बना, तो यह जब बना था 1828 में, 1828 में बना था। सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था, तो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था 1829 में, 1829 में। और सती प्रथा का उन्मूलन में किस समाज सुधारक की प्रमुख भूमिका थी, तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, राजा राम मोहन राय। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना किया था, तो राजा राम मोहन राय जो थे वह ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, याद रखेंगे, कौन समाज, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था, 1828 में, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजा राम मोहन राय का संबंध किस प्रथा के विरोध से विशेष रूप से था, राजा राम मोहन राय का संबंध है कि अगर किस प्रथा के विरोध के लिए विशेष रूप से था, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा। कौन प्रथा, सती प्रथा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकाले के किस शिक्षा नीति
किस वर्ष आया था? तो मैकाले की शिक्षा नीति जो है से कब लाया गया था, पूरा डेट बताना है। तो यह लाया गया था 1835 में, 1835 में। उसके बाद 1835 याद हो गया। उसके बाद कहता है 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैकाले के शिक्षा संबंधी मिनट का मुख्य जोड़ किस प्रकार के था? मैकाले के शिक्षा संबंधी मिनट का मुख्य जोड़ जो था वह किस पर था, याद रखेंगे। तो इसका जो मुख्य जोड़ था वह था अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा। कौन माध्यम की? अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा। विलियम बेंटिंक के समय किस भाषा को सरकारी कार्य में बढ़ावा दिया गया था? विलियम बेंटिंक के समय कहता किस भाषा को सरकारी कार्य के रूप में क्या दिया गया था? बढ़ावा दिया गया था। तो ये दिया गया था अंग्रेजों के समय, याद रखेंगे अंग्रेज, ऑप्शन नंबर ए। ठगी प्रथा का दमन किस अधिकारियों का नाम जोड़ा है? तो विलियम सलेमन, याद रखेंगे विलियम सलेमन ने इनका नाम जुटा हुआ है। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, याद करेंगे। चलिए, प्रेस आते हैं सभी आदमी, एक बार लाइक सभी आदमी ज़रूर कर दीजिएगा। पानी उनी पीते रहिएगा, पानी पास में रखिएगा, है ना। और अच्छे से नोट भी अगर चाहिएगा तो नोट बनवाई चलिएगा। अगर इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब पीडीएफ चाहिए। और व्हाट्सअप नंबर हमको दीजिएगा, हम पीडीएफ आप लोगों को हम सेंड कर देंगे। टोटल 500 क्वेश्चन का सीरीज़, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? तो प्रेस स्वतंत्रता के लिए किसको? मैककॉप को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चार्ल्स मैककॉप की अगर बात किया जाए, किस उपस्थिति से माने उपाधि से जाना जाता है इसको? तो भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता इन्हीं को कहा जाता है ना। भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता चार्ल्स मैककॉप को कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1839 से 42, 1839 से क्या है 42, याद रखेंगे। प्रथम अफगाना युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल था ऑकलैंड था। कौन था? ऑकलैंड, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑकलैंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे 115 नंबर क्वेश्चन, कहता है से प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था रूस में प्रभाव को रोकना। रूस के प्रभाव में जो था उसको क्या करना? रोकना। प्रथम अंगाल सिख युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1845 से 46, 1845 से 46। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रथम अंगाल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था? तो दिलीप सिंह। कौन थे? दिलीप सिंह उस समय पंजाब के शासक थे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु जो हुआ था 1839 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। रणजीत सिंह ने किस राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया था? तो रणजीत सिंह जो थे वह पंजाब को एक शक्तिशाली के रूप में कभी कर दिए थे? बदल दिए थे। उसके बाद रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। क्या थी? लाहौर, याद रखेंगे लाहौर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, प्रथम अंगाल सिख युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो यह जो संधि हुआ था वह लाहौर की संधि हुआ था, याद रखेंगे। लाहौर की संधि के तहत प्रथम अंगाल सिख युद्ध को अंत किया गया था। लाहौर की संधि कब हुआ था? तो लाहौर की संधि जो हुआ था 1846 में, 1846 में, सॉरी 1846 में, 1846 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम अंगाल सिख युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने किस क्षेत्र को प्रभावित डाला था? तो वह जो डाला था वह पंजाब को डाला था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 24, द्वितीय अंगाल सिख युद्ध कब हुआ था? द्वितीय अंगाल सिख युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? यह हुआ था 1848 से 49, 48 से क्या है 49। पंजाब का अंग्रेज़ी साम्राज्य में विलय कब हुआ था? पंजाब का अंग्रेज़ों की यानी कि साम्राज्य में जो विलय हो गया था वह कब हो गया था? तो 1849 में, 1849 में, याद रखेंगे।
उसके बाद कहता पंजाब के विलय के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो डलहौजी था। कौन था, डलहौजी, याद रखेंगे डलहौजी, हड़प नीति जो अपनाया था। उसके बाद डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल कब बना, डलहौजी जो है भारत का गवर्नर जनरल कब बना, तो ये बना था 1848 में, 1848 में। उसके बाद लैप्स की यानी कि द्विघात का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया था, लैप्स के यानी कि द्विघात का सबसे अधिक प्रयोग जो है से किसने किया था, यह किया था डलहौजी ने ही किया था। किसने किया था, डलहौजी। उसके बाद आगे चलेंगे, कहता है लैम्स के यानी कि द्वि सिद्धांत के अनुसार किस संधि में राज्य का विलय किस किया जा रहा है, राज्य का विलय किया जा रहा था, तो किस राज्य का जो विलय किया जा रहा था, याद रखेंगे। एक एक क्वेश्चन, प्राकृतिक उत्तराधिकारी न होने पर, प्राकृतिक उत्तराधिकारी न होने पर सतारा का विलय कब हुआ था, सतारा का जो है विलय कब हुआ था, यह 1848 में ही हो गया था सतारा का क्या विलय। झांसी का विलय किस नीति के तहत हुआ था, झांसी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो हुआ था लैप्स के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 32, झांसी का विलय किस वर्ष हुआ था, डेट इस बार पूछ दिया, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह जो हुआ था 1854 में, 1854 में, 1854 में। ये 1854 या 1852 याद रखिएगा, 1852। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नागपुर का विलय कब हुआ था, तो यह जो हुआ था आपका 1853 में, 1853 में। डलहौजी के यानी कि लैप्स नीति का विरोध किस शासक की उत्तराधिकारियों रानी ने किया था, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कौन व्यक्ति था, तो यह जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, याद रखेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो इसका कथी किया था, विरोध किया था कैप्स नीति का। उसके बाद कहता अवध का विलय किस आधार पर किया गया था, अवध का जो है विलय किस आधार पर किया गया था, तो याद रखेंगे यह कुशासन का आरोप पर, कुशासन का आरोप पर। अवध का विलय कब हुआ था, अवध का विलय जो हुआ था वह कब हुआ था, यह हुआ था 1856 में, 1856 में। अवध के विलय के समय नवाब कौन था, अवध के विलय के समय नवाब कौन था, तो यह जो नवाब था वजीर अली शाह, वजीर अली शाह था, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कहता है अवध के दीवान से 1857 के विद्रोह में कौन सा वर्ग विषय रूप में प्रभावित होकर आया था, तो सब्जेक्ट का नाम बताना है। सो कौन सा विषय है जो प्रभाव रूप से माने आया था, तो तालुकेश्वर, याद रखिएगा, तालुकेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो यह जो चली थी 1853 में, 1853 में, उस समय डलहौजी था। पहली रेलगाड़ी किन संस्था के बीच चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पहली रेलगाड़ी की दूरी लगभग कितनी थी, याद रखेंगे, अभी क्वेश्चन छूट गया था। तो कहता है से पहली रेलगाड़ी की दूरी लगभग कितनी थी, तो दूरी जो था याद रखेंगे 21 मील, कितना था, 21 मील, 21 मील था। अब कहता है डलहौजी को किस क्षेत्र के लिए विकास से विशेष रूप से जोड़ा गया है, तो यह जो जोड़ा गया रेल और टेलीग्राम से, याद रखेंगे, है ना, रेल और कथी, टेलीग्राम से। एक एक बात को याद करे चलेंगे सभी आदमी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आप आते हैं 143, 100 क्या है आपका 43। क्या कहता है भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था को किसने चलाया था, तो ये भी याद रखेंगे, डलहौजी। कौन चलाया था, डलहौजी, याद रखेंगे, एकदम रेक्टिफायर की तरह चलेंगे। भारत में विद्युत तार टेलीग्राफ विस्तार किसके समय में हुआ था, तो ये भी जो हुआ था डलहौजी के समय में हुआ था, याद रखेंगे, डलहौजी के समय में। वुड डिस्पैच कब आया था, तो ये 1854 में लाया गया था, 1854 में, शिक्षा से अकॉर्डिंग है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का क्या कहा गया है, तो यह जो कहा गया है
मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया है। उसके बाद आगे चलेंगे। वुड डिस्पैच के बाद किस स्तर की शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था? वुड डिस्पैच के बाद किस स्तर की शिक्षा पर अधिक बल जो दिया गया था वह किस पे? तो केवल सैन्य शिक्षा नहीं, विश्वविद्यालय शिक्षा सहित आधुनिक शिक्षा पर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में किया गया था, याद रखेंगे 1857। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन, भारत में किन शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित हुए? तो किस शहर में हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह हुआ था कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, है ना। विश्वविद्यालय की अगर बात करें, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, 3 जगह हुआ था। उसके बाद विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम जो है पारित कब हुआ था? तो याद रखेंगे जो पारित जो हुआ था 1856 में हुआ था। 1856 में। विधवा पूर्ण विवाह आंदोलन से किसका नाम प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है? विधवा पूर्ण विवाह आंदोलन से किसका नाम प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है? तो यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम जो है सो पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। कहता ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे? तब विधवा पूर्ण विवाह ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। एक एक क्वेश्चन याद करे चलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का स्थापना का प्रमुख उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, याद रखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो यह जो किया था राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, राजा राम मोहन राय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का निधन कहाँ हो गया था? तो इसका जो बेचारा का जो निधन हो गया था वो लंदन में हो गया था। कहाँ? लंदन, याद रखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजा राम मोहन राय को किस उपाधि से संबोधित किया गया था? राजा राम मोहन को किस उपाधि से संबोधित किया गया था? तो यह जो भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत कहा जाता है किसको? राजा राम मोहन राय को। भारत में ईसाई मिशनरियों को शिक्षा के लिए काम करने की अनुमति किस चार्टर एक्ट के बाद दिया गया था? तो यह चार्टर एक्ट जो था 1813 याद रखेंगे 1813। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलेंगे 158 के करीब। चार्टर एक्ट 1813 ने शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितने राशि का निर्धारण किया है? तो टोटल जो राशि हो जाएगा निर्धारण करने के बाद यह हो जाएगा 1 लाख रुपया। कै लाख रुपया? 1 लाख रुपया। उसके बाद आगे लिखेंगे, एक एक पॉइंट को लिखा चलिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, बिना लिखे याद नहीं होगा। उसके बाद कहता है चार्टर एक्ट 1833 का एक मुख्य प्रशासनिक परिणाम क्या था? 1833 का प्रमुख प्रशासनिक परिणाम जो था वह क्या था? तो यह जो था आपका भारत में विधि निर्माण की केंद्रीय व्यवस्था को मजबूत करना, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है। भारत में विधि निर्माण की केंद्रीय व्यवस्था को मजबूत करना। भारत के लिए प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसने किया था? तो भारत के लिए प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसने किया था? तो यह जो किया था याद रखेंगे, एक एक बात याद रखेंगे आप लोग, याद, ठीक है ना। तो बैटिंग ने किया था। किसने किया था? बैटिंग। एक एक पॉइंट को हमेशा दिमाग में सेव कर रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मैकाले थे। कौन थे? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैकाले थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 162 नंबर क्वेश्चन, मैकाले का संबंध किससे है? मैकाले का संबंध किससे है? याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नहीं याद रखिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो विधि संहिताकरण और शिक्षा नीति से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अब कहता भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है वह मैकाले से है। किससे है? मैकाले से। याद रखेंगे किससे? तो मैकाले से।
अगला क्वेश्चन है आपका 1853 के चार्टर एक्ट का एक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? याद रखेंगे 1853 के चार्टर एक्ट का एक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? तो यह जो प्रावधान था याद रखेंगे, सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा की दिशा में कदम उठाना, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। उसके बाद 1853 के चार्टर एक्ट ने किसके लिए खुली प्रतियोगिता का मार्ग प्रस्तुत किया था? माने किसका? सिविल सेवा का, या सेना का, या न्यायालय का, या विधान परिषद का? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि जितना भी इम्पोर्टेंट है वही फैक्ट आप लोगों के लिए लेके आए, एक भी इधर उधर नहीं कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सिविल सेवा। क्या हो जाएगा? सिविल सेवा। कंपनी शासन के दौरान सर्वोच्च राजस्व देने वाला क्षेत्र कौन सा था? सर्वोच्च जो क्षेत्र जो था, माने सर्वोच्च राजस्व देने माने धन दौलत जो देने वाला जो राज था वह कौन था? बताइए। बंगाल, पंजाब, सिंध, जापान? आप लोग कमेंट कीजिएगा से इसका आंसर क्या होगा, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, कौन वाड़ी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः रूप से लागू होती है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है से मुख्य रूप से कहाँ लागू होती है? तो मद्रास और बम्बई में, मद्रास और बम्बई में। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व समझौता किससे किया जाता है? तो ऑप्शन सुनिएगा, किसान से या रैयतवाड़ी से, एक ही है। उसके बाद ज़मींदार से, उसके बाद तालुकेश्वर से, या ग्राम प्रधान से। तो इसमें बताना है रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व समझौता किससे किया जा सकता है। एकदम फटाफट आंसर का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर होगा किसान एवं रैयत। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्या कहता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से किसका नाम जुड़ा हुआ है? थॉमस मुनरो का। किसका? थॉमस मुनरो का। याद रखेंगे, किसका? थॉमस मुनरो का। 170 नंबर क्वेश्चन कहता है मालवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किससे जुड़ा हुआ है? तो मैकिंजे से। किससे जुड़ा हुआ है? तो मैकिंजे से। ऑप्शन नंबर ए हॉलकट मैकेंजे। मालवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू होती है? मालवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू होती है? तो यह जो लागू होती है उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब के कुछ भागों में लागू होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, एकदम ताबड़तोड़ आप लोगों के लिए लेके आए हैं, है ना। और छोड़ के मत जाइएगा, पानी उनी पियत रहिएगा सभी आदमी, है ना। और हो सके तो नोट अगर बनवाई चलेगा तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। लाइक होकर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और दोस्त महिम में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जितने आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक के आप लोगों के लिए नया नया टॉपिक, क्या माने जो टॉपिक आपका बीपीएससी में है पूरा बीपीएससी का टॉपिक आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। कल आप लोगों के लिए 200 क्वेश्चन लाएंगे 1857 की क्रांति के बारे में, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर जैसे ये जो था 1757 से लेकर 1857, अब एक खाली वीडियो में खाली 1857 के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। फिर 1857 के बाद में उधर फिर क्या चलेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के बारे में चलेंगे, फिर बंगाल विभाजन, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन के बारे में, है ना, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, दिल्ली दरबार के बारे में, है ना, उसके बाद होम रूलिंग के बारे में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, है ना, सबके बारे में चलेंगे, चौरा चौरी कांड के बारे में। बारी बारी से सभी टॉपिक पर जितना हो सके उतना हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवाएंगे। और इसका थ्योरी भी आप लोगों को अगर देखा जाए तो थ्योरी भी आप लोगों को अगर चाहिएगा तो थ्योरी भी आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, MCQ के साथ। महलबारी में यानी कि महल के आस्य क्या था? तो महल का जो आस्य था वह क्या था? तो याद रखेंगे गांव का राजस्व इकाई, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। कहता है अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को क्या बनाया गया था? तो यह जो बनाया गया था क्या बनाया गया था? भूमि का राजस्व मध्य या अधिकारी बनाया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए है।
कहता 74 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त का एक नया नकारात्मक परिणाम का माना जाता है किसको? किसानों पर शोषणकारी दबाव, किसानों पर शोषणकारी दबाव, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंपनी के व्यापारिक हितों के लिए कौन सी फसलें महत्वपूर्ण थी? व्यापारी के लिए कौन सी फसलें महत्वपूर्ण थी? 175 नंबर क्वेश्चन हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। कितना? 175। चलिए, तो यह जो था बाजार और मक्का, याद रखेंगे, बाजार और कथी? मक्का। नील की खेती का विरोध प्रसिद्ध आंदोलन की अगर बात किया जाए, नील की खेती अलग था और नील विद्रोह अलग है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये नील की खेती है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, है ना, तभी जगह कन्फ्यूज़ नहीं हो पाइएगा, ना तो बड़ी कन्फ्यूज़ होइएगा आप लोग। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर जो होगा, हाँ आपका आंसर हो जाएगा 1859 से लेकर 60, है ना, 59 से लेकर क्या है 60, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अब कहता है 77 नंबर क्वेश्चन, 1757 के बाद बंगाल में कंपनी की शक्ति किस युद्ध के बाद निर्णायक रूप से बढ़ गया था? तो निर्णायक रूप से जो बढ़ गया था वह बढ़ गया था पलासी के युद्ध के बाद। किसके? पलासी के युद्ध के बाद। पलासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो पलासी का युद्ध जो हुआ था वह जो हुआ था भागीरथी, कौन? भागीरथी के किनारे हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे, पलासी में अंग्रेज़ों की ओर से किस भारतीय व्यापारी या वित्तीय समूह का समर्थन महत्वपूर्ण था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह था जगत सेठ, कौन था? जगत सेठ, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, जगत सेठ। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिराजी दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में कौन प्रमुख था? सिराजी दौला के षड्यंत्र में प्रमुख की अगर बात किया जाए कौन था? तो मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था, याद रखेंगे, मीर जाफर। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष के बाद किसकी संगठन किया था? मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष के बाद किसने, यानी कि किनसे यानी कि गठबंधन किया था? गठबंधन के मतलब ऐसे उसे माने मेल मिलाव जो किया गया था वह किससे कर लिया था? तो याद रखेंगे वह सिराजी दौला और शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, सिराजी दौला और शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब कौन था उस समय? बक्सर का युद्ध के समय अवध का नवाब की अगर बात किया जाए कौन था? तो यह जो था सुराजी दौला था, याद रखेंगे, सुजादी दौला। बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट की अगर बात किया जाए शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। एक एक क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन करे चलिएगा। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के साथ कौन सी संधि हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद जो है अवध के साथ कौन सी संधि हुई थी? यह इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 185 नंबर क्वेश्चन हो गया। 86 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निजामत का संबंध किससे था? निजामत का संबंध किससे था? याद रखेंगे, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो कानून व्यवस्था और आपराधिक यानी कि प्रशासन, है ना। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जितने आदमी लाइक नहीं किए होंगे सो थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है। और जितने आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या टीआरई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, या बिहार एसएससी जो होने वाला है उसमें भी यह रामबाण काम करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। दरोगा होगा उसमें भी रामबाण काम करेगा, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अभी देखा जाए तो बीपीएससी और टीआरई के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो उसका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए लाए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। 500 क्वेश्चन का सीरीज है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब कहता है द्वैत शासन में निजामत किसके पास यानी कि नामपत्र रूप में सही था? तो यह जो था वह नवाब के पास था, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1772 में वारिंग हास्टिंग ने क्या परिवर्तन किया था? तो यह जो परिवर्तन बेचारा किया था, प्रशासनिक नियंत्रण कंपनी के हाथों में अधीन केंद्रीकृत किया था, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ है, याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है से कब हुआ था? तो याद रखेंगे इसका जो स्थापना हुआ था 1600 में हुआ था, याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया था? चार्टर किसने दिया था? तो याद रखेंगे जो दिया था
एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है 91 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुई थी? अंग्रेज़ों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ हुई थी? तो सूरत में। कहाँ हुआ था? सूरत, याद रखेंगे। सूरत में अंग्रेज़ों के व्यापार की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दिया था? उस समय जो था वह जहांगीर था, यही अनुमति दिया था। उसके बाद कहता है सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? थॉमस रो, तो यह जो आया था जहांगीर के शासनकाल में आया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते 194 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो किया था वह माने कब हुआ था, सो बात है, तो 1649 में, 1600 क्या नहीं 39 में हुआ था, सॉरी 1639 में हुआ था, याद रखेंगे, सॉरी 1639 में हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, मुंबई अंग्रेज़ों को किस प्रकार प्राप्त हुआ था? माने मुंबई जो है अंग्रेज़ों को किस प्रकार प्राप्त हुआ था? यह जो प्राप्त हुआ था पुर्तगालियों के विवाह संधि के माध्यम से हुआ था। जो इसको मुंबई को क्या कर दिया गया था, नहीं कहता है अथी पाउंड पे, माने इतना पाउंड हमको देना और इतना माने देकर उसको चला गया था। उसके बाद कलकत्ता में अंग्रेजी बस्ती के विकास से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो यह जो नाम जो थे याद रखेंगे, जॉब चार्नोक का याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन। कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नोक ने ही किया था। कहता है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में किया गया था। उसके बाद कर्नाटक के युद्धों को में अंग्रेज़ों का मुख्य आरोपी पद्धति कौन था? तो यह जो था याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसी था, जो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। अब चलते हैं 200 क्वेश्चन हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी पे सभी आदमी लाइक ज़रूर कीजिए और 10 आदमी को आप लोग ज़रूर वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ना, रिवीजन करा रहे हैं आप लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? जो ये जो हुआ था वह हुआ था एक्स लॉ यानी कि सैंपल की संधि से हुआ था, जो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो प्रमुख कारण था वह उत्तराधिकारी संबंधी विवाद था, जो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में अंग्रेजों की ओर से मुख्य व्यक्ति कौन था? तो यह जो था रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। उसके बाद कहता अगला क्वेश्चन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध का माने तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो यह जो हुआ था पेरिस के संधि से हुआ था, याद रखेंगे। वांडीवासा का युद्ध कब हुआ था? 104 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वांडीवासा का युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था, 1760। वांडीवासा के युद्ध में किसकी निर्णय विजय हुई थी? माने जब वांडीवासा का युद्ध हुआ था उसमें किसकी विजय हुआ था? तो यह हुआ था अंग्रेज़ों का। किसका हुआ था? अंग्रेज़ों का, याद रखेंगे। उसके बाद कहता वांडीवासा के युद्ध किस संघर्ष से संबंधित है? माने किस लिए हुआ था? तो यह हुआ था अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच हुआ था वांडीवासा का युद्ध, इसी दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसी व्यक्ति के पतन का भारत में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो फ्रांसीसी व्यक्ति का पतन का भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम था वह जो था अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता की पढ़ी, माने ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। रॉबर्ट क्लाइव पहली बार बंगाल कब आए थे? रॉबर्ट क्लाइव जो है से पहली बार बंगाल कब आए थे? तो ये 1756 में आए थे, 1756 में, याद रखेंगे। उसके बाद कहता है कोलकाता पुनः अंग्रेजी अधिकार किसके नेतृत्व में आ गया था? कलकत्ता पर पुनः अंग्रेजी अधिकार किसके नेतृत्व में आ गया था? तो यह जो आ गया था रॉबर्ट क्लाइव का। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की घटना किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, है ना। एक ही कोठली में क्या किया गया था? ब्लैक होल की घटना जो था एक ही कोठली में बंद कर दिया गया था, है ना। और कितना आदमी मर गया था? और 17 आदमी उसमें से बच गया था। तो इसका आंसर जो होगा आपका यह सिराजी दौला द्वारा कलकत्ता पर कब्जा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। उसके बाद कल की अभी
सब्जेक्टिव कहने यानी कि समझाने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और हो नहीं पाएगा समझाने के कारण, है ना। वो अगर वो समझाने लगेंगे तो पूरा क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। प्लासी के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल में किस प्रकार का राजनीतिक प्रभाव प्रभावित किया था? ये जो प्रभावित किया था तो कठपुतली नवाब के माध्यम से ही नियंत्रित हो जाएगा, इसको प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला 212 नंबर क्वेश्चन। मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाने में किसकी भूमिका थी? माने कौन ऐसा व्यक्ति था जो उसको बनाने में मैंने भूमिका निभाया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद आगे, मीर कासिम ने व्यापारिक असमानता समाप्त करने के लिए क्या किया था? तो यह जो समानता को जो किया था, माने असमानता को समाप्त करने के लिए सभी व्यापारियों के आंतरिक कर यानी कि समाप्त किया गया था। सभी व्यापारियों के आंतरिक कर को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 214। अंग्रेज़ों और मीर कासिम के संघर्ष का एक कारण था, वो कारण का नाम बताने से क्या कारण था जो दोनों में हुआ था? तो याद रखना है दस्तक का दुरुपयोग। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। दस्तक किससे संबंधित है? दस्तक किससे संबंधित है? तो व्यापारियों शुल्क से छूट से, व्यापारियों के शुल्क के छूट से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 216 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 216 नंबर क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? बक्सर के युद्ध में तो किसका, माने बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? माने कारण पूछ रहा है से इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, है ना। तो यह जो था बंगाल पर अंग्रेज़ों का राजनीतिक अधिकार मजबूत हुआ, यही था मेन कारण, याद रखेंगे। 1765 के बाद बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया गया था? तो यह जो नियुक्त किया गया था नवाब किस स्थिति में रह गया था? या सॉरी कहता 1765 के बाद बंगाल का नवाब किस स्थिति में रह गया था? तो वास्तविक शक्ति के वंचित, वास्तविक शक्ति से कथी वंचित। रॉबर्ट क्लाइव को यानी कि बंगाल के किस पद पर पुनः नियुक्त किया गया था? पुनः उसको बैठा दिया गया था गवर्नर के पद पर, याद रखेंगे इसको क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रॉबर्ट क्लाइव के समय द्वैध शासन में यानी कि कंपनी के पास क्या था? यह था दीवानी। क्या था? दीवानी। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 221 नंबर क्वेश्चन कहता है, वारेन हास्टिंग के समय प्रथम अंगाल मराठा युद्ध की अगर बात किया जाए, युद्ध के बात किया जाए, वारेन हास्टिंग के समय प्रथम अंगाला मराठा युद्ध का अंत जो है से किससे हुआ था? यह से युद्ध हुआ था, याद रखेंगे किससे हुआ था? तो यह हुआ था सालाबाई के संधि से, सालाबाई के संधि से। वारेन हास्टिंग का कार्यकाल किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो वारेन हास्टिंग का कार्यकाल जो है किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो यह जो हुआ था 1785 में, 1785। कहता वारेन हास्टिंग के बाद कौन गवर्नर जनरल बना? वारेन हास्टिंग के बाद कौन गवर्नर जनरल बना? तो कर्नवालिस बना। कौन बना था? कर्नवालिस, याद रखेंगे। कौन बना? कर्नवालिस। कर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त का आधार क्या था? तो इसका आधार पूछ रहा है, तो इसका आधार क्या था? तो जमींदारों से निश्चित राजस्व, जमींदारों से निश्चित राजस्व। अस्थायी बंदोबस्त में राजस्व की राशि कैसी थी? यह जो राशि के बारे में पूछ रहा है, तो यह राशि जो था वह अस्थायी रूप से निश्चित था। अस्थायी रूप से क्या था? निश्चित था। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे, कहता 26 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त के तहत कहता है राजस्व न देने पर जमींदार की क्या स्थिति हो जाती थी? माने जब नहीं देता था तो उसकी स्थिति के बारे में पूछता है। तो भूमि नीलाम हो जाती थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। रेतबाड़ी व्यवस्था का एक प्रमुख अंतर क्या था? तो रेतबाड़ी का प्रमुख जो अंतर था वह किसान से सीधा समझौता, किसान से सीधा समझौता। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। महलबाड़ी व्यवस्था में राजस्व की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो ग्राम के समुदाय या मोहल्ला को होती थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता 29 नंबर क्वेश्चन, भूमि राजस्व नीतियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यह जो प्रमुख उद्देश्य जो था, याद रखेंगे, एक एक क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है ना।
तो अधिकतम राजस्व प्राप्त करना, अधिकतम राजस्व प्राप्त करना। उसके बाद अंग्रेजी भूमि सुधार नीतियों का एक सामान्य परिणाम क्या था? तो याद रखेंगे अंग्रेजी भूमि सुधार भू राजस्व नीति का एक सामान्य परिणाम जो था वह क्या था? तो वह जो था किसानों पर अधिक दबाव बढ़ाना, किसानों पर अधिक दबाव बढ़ाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंपनी शासन के दौरान अफीम व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा क्षेत्र था? तो यह जो क्षेत्र था बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार और बंगाल जो था अफीम के प्रमुख क्षेत्र था। चीन के साथ अंग्रेज़ों के व्यापार में कौन सी वस्तु महत्वपूर्ण थी? तो महत्वपूर्ण वस्तु जो था अफीम था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो यह प्रमुख कारण जो था ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ब्रिटिश आर्थिक नीति का भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ब्रिटिश आर्थिक नीति का भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो पतन पे याद, यानी कि उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो पतन, याद रखेंगे, क्या? पतन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, धन का निष्कासन सिद्धांत के बाद किस राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री ने विकसित किया था? दादा भाई नौरोजी। कौन किया था? धन बहिष्कार का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी दिए थे। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत किस काल के संशोधन शोषण के संबंधित यानी कि बताया? तो औपनिवेशिक शासन, याद रखेंगे, औपनिवेशिक शासन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 237, ब्रिटिश शासन में भारतीय उदयों के यानी कि पतन को किस शब्द से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है उदय योगी, याद रखेंगे, उदय योगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 228 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ब्रिटिश को मुख्यतः किस प्रकार की वस्तुएं भेजी जाती थी? और यहाँ से जो भेजी जाती थी वह भेजी जाती थी कच्चा माल। क्या? कच्चा माल, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ब्रिटेन में भारत में मुख्यतः क्या जाता था? ब्रिटेन से भारत में मुख्यतः क्या आता था? तो क्या आता था? याद रखेंगे, तैयार माल। क्या आता था? तैयार माल आता था। उसके बाद औपनिवेशिक यानी कि आर्थिक नीति का भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो यह जो किसानों पर जो प्रभाव पड़ा था, नकदी फसल का दबाव बढ़ गया था, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नील दर्पण किससे संबंधित है? तो नील दर्पण जो है से किससे संबंधित है? तो यह जो है से नील किसानों के शोषण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नील विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 से 56 में हुआ था, 1855 से 56 में हुआ था। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन था? तो सिद्धू और कान्हू था, सिद्धू और कान्हू था। उसके बाद कहेगा से संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन था? प्रमुख क्षेत्र की बात बोल रहा है, तो यह था राजमहल का क्षेत्र था। क्या था? राजमहल का क्षेत्र था। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1831 से 32, 1831 से 32। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे, कोल विद्रोह का मुख्यतः कहाँ हुआ था? कोल विद्रोह जो है, कोल विद्रोह मुख्यतः कहाँ हुआ था? यह जो हुआ था आपका छोटा नागपुर के पठार में हुआ था, छोटा नागपुर के पठार में, याद रखेंगे, छोटा नागपुर के पठार में। कहता है पाइक विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? पाइक विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। उसके बाद कहेगा पाइक विद्रोह कब हुआ था? डायरेक्ट क्वेश्चन कहेगा पाइक विद्रोह कब हुआ था? तो 1817 में, 1817 में, 1817 में। उसके बाद पाइक विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? तो बख्शी जगबंधु, बख्शी जगबंधु। 250 क्वेश्चन हो गया, 250 क्वेश्चन और बच गया, है ना। चलते हैं लगातार, कम से कम आगे चलते हैं, 300 क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। 200 क्वेश्चन नहीं होगा तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को करा दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। कहता है रामोसी विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? रामोसी विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? पश्चिमी भारत से, याद रखेंगे, पश्चिमी भारत से। फकीर सन्यासी विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? फकीर सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वह बंगाल में हुआ था, याद रखेंगे।
फकीर सन्यासी विद्रोह का काल की अगर बात किया जाए या अवधि की अगर बात किया जाए, यह 1760 से 1800, 1760 से के 1800, याद रखेंगे एक एक क्वेश्चन को आप लोग जितना हो सके रिवीजन करें। चलिए, कंपनी के शासन के प्रारंभिक के विरोध में सन्यासी फकीर आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो यह जो प्रमुख कारण जो था वह आर्थिक एवं राजस्व दबाव था, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 1857 से पहले अनेक जनजाति विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? बहुत सारा था, एक वो नहीं था बल्कि बहुत सारा था। तो यह भूमि एवं वन अधिकारों के हस्तक्षेप के साथ, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन चर्बी वाले कारतूस था, चर्बी वाले कारतूस। 1857 का विद्रोह का सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यह जो हुआ था मेरठ में। कहाँ हुआ था? मेरठ में। उसके बाद मेरठ में विद्रोह कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को, याद रखेंगे। मंगल पांडे का संबंध किस स्थान से था? तो मंगल पांडे उस समय की अगर बात किया जाए तो बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर से थे। मंगल पांडे ने विद्रोह का घटना कब किया था? माने वह जो ऐसे आया और 29 मार्च 1857 को क्या किए थे? 2 आदमी को सैंडर्स के क्या किए थे? हत्या कर दिए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? तो यह जो रेजिमेंट की अगर बात किया जाए, है ना, तो यह 34वीं बंगाल रेजिमेंट से थे, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह जो था वह कैनिंग था। कौन था? कैनिंग, याद रखेंगे। 1857 के बाद जो है भारत का शासन किसके हाथों में चला गया था? जब उसके बाद जब सब हार गया था, है ना, तो वह चल गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चल गया था, याद रखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858 का मुख्य परिणाम क्या था? तो मुख्य परिणाम की अगर बात किया जाए तो कंपनी शासन को समाप्त हुआ, यानी कि कंपनी शासन को क्या समाप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 1857 के बाद भारत के लिए किस पद की स्थापना किया गया था? जब ये हो गया था तो यह जो किया गया था भारत सचिव के लिए। किसके लिए? भारत सचिव के लिए। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो यह जो था कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1857 के विद्रोह में दिल्ली के विद्रोहियों का नेता किसे घोषित किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर का वास्तविक राजनीतिक प्रभाव जो था 1857 में कौन सा था, है ना? 1857 में कौन सा था? तो यह जो था प्राकृतिक यानी कि नेतृत्व अधिक था, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 1857 में कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नाना साहब कर रहे थे, नाना साहब कर रहे थे। उसके बाद नाना साहब का मूल नाम क्या था? नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो धुंधु पंत। क्या था? धुंधु पंत, याद रखेंगे। अब कहता नाना साहब किसके दस्तक पुत्र थे? नाना साहब किसके दस्तक पुत्र थे? तो बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। तात्या टोपी का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1857 के क्रांति में अगर देखा जाए लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने किसके नाम पर नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने किसके नाम पर नेतृत्व किए थे? तो यह बीर जिस कंद्र के नाम पर यह क्या किए थे? नेतृत्व किए थे, ऑप्शन नंबर ए के साथ। 1857 में देखा जाए झांसी का नेतृत्व कौन कर रही थी? झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से कौन कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद कहेगा रानी लक्ष्मीबाई के दस्तक पुत्र का नाम बताना है, तो दामोदर। क्या था? दामोदर राव। क्या था? दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई का राज्य किस नीति के तहत अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के लिए तो ये लड़ रही थी, है ना। तो लेम्स का सिद्धांत के अकॉर्डिंग इसको क्या कर लिया गया था? लेप्स का सिद्धांत के अकॉर्डिंग हड़प लिया गया था। 1857 में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? जगदीशपुर था। कहाँ था? जगदीशपुर, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे।
उसके बाद आगे चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह। कौन? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से है? जगदीशपुर से। कहाँ से? जगदीशपुर से। उसके बाद वीर कुंवर सिंह का भाई का नाम क्या था? तो अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह एकदम रेप्टीफाइड की तरह चलिए रिवीजन करते हुए। 1857 में बिहार में विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था, है ना। तो एक प्रमुख केंद्र की अगर बात किया जाए तो आरा था। कौन था? आरा, याद रखेंगे आरा। आरा की घेराबंदी किससे संबंधित है? आरा का घेराबंदी जो है या वीर कुंवर सिंह के विद्रोह से है। वीर कुंवर सिंह के विद्रोह से। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में फैज़ाबाद या अवध क्षेत्र से किस नेता का नाम आता है? तो यह जो आता है मौलवी अहमदुल्ला शाह का आता है, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता? बरेली में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बरेली से नेतृत्व जो है कौन कर रहा था? व्यक्ति का नाम बोलना है तो बहादुर, यानी कि खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। 1857 में रोहिला खंड का प्रमुख केंद्र क्या था? बरेली। क्या था? बरेली। 1857 के विद्रोह में दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कब अधिकार कर लिया था? सितंबर 1857। सितंबर 1857। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पर अंग्रेजी पुनः कब्जे के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्माण किया गया था? तो रंगून उनको भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून ही हो गया था। कहाँ हो गया था? रंगून ही हो गया था। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख सैन्य कारण क्या था? तब भारतीय सेना के साथ भेदभाव, है ना। भारतीय सेना के साथ क्या? भेदभाव। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता? बंगाल सेना में भारतीय नौसेना की भर्ती मुख्यतः किन क्षेत्र से होती थी? याद रखेंगे उत्तर भारत से। किससे? उत्तर भारत से। याद रखेंगे उत्तर भारत से। चर्बी वाले कारतूस किस राइफल से संबंधित है? इनफील्ड राइफल से। इनफील्ड राइफल से। कारतूस की चर्बी को लेकर कौन सा धार्मिक विवाद उत्पन्न हो गया था? गाय और शुगर की चर्बी के अफवाह। गाय और शुगर की चर्बी का अफवाह। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने लंबे समय तक किस रूप में वर्जित किया है? सिपाही विद्रोह। कौन विद्रोह? सिपाही विद्रोह। उसके बाद कहता है इसे भारतीय इतिहास लेखनों में 1857 को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जो जाना जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यह किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में सबसे अधिक फैला था? तो उत्तर और मध्य भारत में। उत्तर और मध्य भारत में। उत्तर और मध्य भारत में। अब कहता है आगे, जे निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह को अपेक्षाकृत कम प्रभावित रहा? तो दक्षिण भारत। कौन भारत? दक्षिण भारत। 1857 में कहता पंजाब के अनेक सिख शासकों ने किसका साथ दिया था? तो अंग्रेज़ों का, है ना। सबसे कारण गोरखा उरखा जितना भी था सब जो है अंग्रेज़ का साथ दिया था, जिसके कारण नहीं हमारा भारतीय जो है से नहीं जीत पाया था, नहीं तो उस समय जीत जाता। तो इस तरह से हम लोगों का 300 क्वेश्चन क्या होता है? समापन होता है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या करेंगे? 200 क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए रहने देते हैं, क्योंकि 500 क्वेश्चन एक वीडियो में आप लोग भी उब जाइएगा और सही से कर भी नहीं पाइएगा, तो इसको अच्छे से नोट बना लीजिएगा। और आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। और थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो, है कि नहीं। चलिए।